Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. The topic which I am going to discuss today is a short story named The Voice from the Wall, which is written by Amy Tan. But before starting this short story, I want to discuss some points about our writer, Amy Tan. Look at the slide. Amy Tan's full name is Amy Ruth Tan. She was born on 19th February 1952 in Auckland, United States. She is a Chinese American author. Her parents migrated from China to USA in order to escape the chaos of Chinese Civil War. Amy Tan focused her writings on Chinese American women. एमी टेन जो हैं जब वो 15 ईयर्स की थी तो उनके फादर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, और वो अपनी मदर के साथ स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गई थी। और इसी दौरान उनको अपनी मदर की फ़र्स्ट मैरिज का पता चला है, और उनको ये भी पता चलता है कि जो मेरी मदर हैं उनकी 3 बेटियां हैं जिनको वो शंघाई में छोड़ आई हैं। और इनकी यही फैमिली हिस्ट्री है जो इनके फर्स्ट नावल की इंस्पिरेशन बनी, और वो नावल था द जॉय लक क्लब विच वाज पब्लिश्ड इन 1989। इनकी मोस्टली स्टोरीज़ जो हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं। हर स्टोरी के अंदर इनकी लाइफ के एलिमेंट्स नज़र आते हैं। So, if we talk about her writing style, Amy Tan is mostly wrote about the Chinese American culture integrated with life stories. She gives the reader an opportunity to gain knowledge about the way of life, her family, friends, and even herself. एमी टेन की जो राइटिंग है उसमें हमें चाइनीज़ सिविल वॉर के इफ़ेक्ट्स, आफ्टर वॉर इफ़ेक्ट्स भी नज़र आते हैं। जैसा कि हम पहले मैंने बात ये डिस्कस की है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेट हो गए थे चाइना से अमेरिका में। तो इस वजह से इनकी जो मोस्टली राइटिंग्स हैं उनमें हमें चाइनीज़ सिविल वॉर के इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। और इन्होंने अपनी राइटिंग में जो इनके फैमिली फ्रेंड्स थे या रिलेटिव्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस थे माइग्रेशन को लेकर, उन चीज़ों को हाईलाइट किया है। और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या नॉवेल्स हैं उनमें उनके एक्सपीरियंसेस को शो किया है वाइल लिविंग इन अमेरिका, कि अमेरिका में रहकर उनको किन किन चीज़ों को देखना पड़ा है और क्या क्या क्राइसिस उनको पेश आए हैं। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी राइटिंग में हाईलाइट किया है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट हर मेजर वर्क्स, हर फेमस नावल इज़ द जॉयला क्लब, and the second one is The Kitchen Gods 5, The 100 Cigarette Senses, The Bonesetter's Daughter, The Opposite of Faith, A Book of Musings, and the last one is Saving Fish from Drawing. अगर हम अपनी शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो इस शॉर्ट स्टोरी में 4 मेजर करेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द करेक्टर ऑफ यिंग यिंग। यिंग यिंग एक इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर मदर का रोल अदा कर रही हैं, और ये एक चाइनीज़ वूमेन है, और ये पहले चाइना में रहती थी। और जब ये वहाँ रह रही थी तो इनके साथ एक ट्रेजिडी हुई है। इनको एक ग्रुप ऑफ मेल ने इनको हरास किया है, टॉर्चर किया है, और इनको मेंटली ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई, और इन लोगों से खौफ महसूस करने लगी है, स्ट्रेंजर्स से, या बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो हार्मलेस चीज़ भी है ना उससे भी ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती थी। एंड जो हमारा सेकंड करेक्टर है वो है लीना का। लीना, शी इज़ बिलोंग टू अ बायरेशियल फैमिली। शी इज़ आल्सो द नरेटर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। ये अपनी मदर के पास के बारे में जानने की कोशिश करती है। थ्रू एंड थ्रू स्टोरी में हम इस चीज़ को नोट करते हैं कि लीना जो है वो अपनी मदर यिंग यिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है, उससे पूछती है। जब उसकी माँ उसको कोई जवाब देती है उसको ये भी पता होता है कि मेरी माँ मुझे सही जवाब नहीं दे रही, और ये इसकी माँ जो है इसको स्टोरी के अंदर टॉर्चर भी करती है, अपनी लाइफ के मुख्तलिफ इंसिडेंट्स बताकर इसको भी डराने की कोशिश करती है, और इसको स्ट्रेंजर्स से अवॉइड रहने की भी यानी हदायत करती है, हम कह सकते हैं। उसको कहती है स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना, आपने अगर आप स्कूल जा रही हो तो आपने सीधा स्कूल जाना है, और स्कूल से वापस सीधा घर आना है, और रास्ते में किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। और थ्रू आउट वो अपनी बेटी को भी, जो यिंग यिंग है वो अपनी बेटी को भी ख़ुद की तरह वीक करना चाहती है, या हम कह सकते हैं कि वो चाहती है कि जो जिस तरह का इंसिडेंट मेरी लाइफ में आया है वो मेरी बेटी की लाइफ में ना आए। और जो लीना है वो पहले तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज रहती है, लेकिन स्टोरी के एंड पर उसे रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ के साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म का पास्ट गुजरा है, और वो अपनी माँ को इन वॉल्स से निकालना चाहती हैं जो उसने अपने माइंड के गिर्द बना ली हैं, और वो सिर्फ वही आवाज़ें सुनती है जो उसकी जो माइंड की वॉल है उसी में से आ रही हैं। और वो जो लीना है वो अपनी माँ को इस सारे जो उसके दिमाग में से उसको आवाज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों से निकालना चाहती है। थर्ड करैक्टर जो है वो क्लिफ़र्ड का है, क्लिफ़र्ड क्लेयर। ये चाइना का रहने वाला है, है, और ये बाद में जो अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। लेकिन वाइल लिविंग इन चाइना ये मिलता है यिंगयिंग से, उसको देखता है और वो इससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी उसे फ़ील होती है, और वो यिंगयिंग को पसंद करना भी शुरू कर देता है। और वो यिंगयिंग से शादी कर लेता है और उसको अपने साथ अमेरिका ले आता है, और वहाँ ताकि वो उसको वहाँ रख सके और उसका ख़्याल रख सके और उसको मेंटली रिकवर कर सके। लेकिन इसने यिंगयिंग को अमेरिकन सिटीज़नशिप भी दिलाई है, और उसके साथ-साथ इसने इसको यानी हम कह सकते हैं कि इसको हर तरह का इसका ख़्याल रखने की कोशिश की है, कि ताकि जो उसका अनफॉर्चुनेट किस्म का पास्ट है वो उसको भूल जाए। लेकिन इनकी मैरिटल लाइफ़ इतनी अच्छी नहीं गुज़रती, क्योंकि जो यिंगजिंग है उनकी उसके जो पास्ट है, उसकी पास्ट मेमोरीज़ जो हैं उनका उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा होल्ड है। अ, क्लिफ़ोर्ड जो है वो जब अमेरिका में आ जाता है तो फिर वो यिंगयिंग का नाम भी चेंज करवा देता है। वो इसका नाम यिंगयिंग से बेटी क्लेयर रखवा देता है, और इसकी जो बर्थ डेट है वो भी लेस यानी 2 साल कम करवा के लिखवाते हैं। फोर्थ करैक्टर जो है वो टेरिसा का है। क्लिफ़र्ड जब रह रहा होता है वहाँ अमेरिका में, तो इन इसका हो जाता है प्रमोशन, और ये चले जाते हैं सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ जो जिस अपार्टमेंट में ये रह रहे होते हैं, तो उससे साथ वाला जो अपार्टमेंट होता है वो टेरिसा का होता है। टेरिसा अपनी माँ के साथ रहती है वहाँ, और टेरिसा का और उसकी माँ का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाया गया है। टेरिसा और उसकी माँ के दरमियान हर रोज़ लड़ाई होती है, और लीना अपने रूम में बैठी दीवार के पार से इनकी आवाज़ें सुन रही होती है, और लीना बैठी अपनी और टेरिसा की लाइफ को कंपेयर करती है कि कंपैरेटिवली किसकी लाइफ ज़्यादा बदतर है, मेरी या टेरिसा की। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को नोट करना शुरू कर देती है कि टेरिसा की लाइफ मुझसे ज़्यादा बदतर है। वो कहते हैं क्योंकि मेरी माँ मुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन टेरिसा की माँ जो है वो रोज़ाना उसे मारती है, और टेरिसा के रोने की आवाज़ें आती हैं। नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द वॉइस फ्रॉम द वॉल, लेकिन इस शॉर्ट स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले दी जॉय लक क्लब जो एमी टैन का फेमस नावल है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शॉर्ट स्टोरी है इट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द जॉय लक क्लब. This novel has divided into 4 parts, and each part contain 4 short stories. So this novel has 16 stories in total. And this book presents a group of separate stories woven around the members of a lady club located in San Francisco, Chinatown. ये शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो कहाँ परफॉर्म हो रही हैं? ये एक लेडीज़ क्लब है इन सैन फ्रांसिस्को चाइना टाउन, ये वहाँ पर परफॉर्म की जा रही हैं। ऑल फोर वोमेन हैव डॉटर्स ऑफ सेम एज एंड बैकग्राउंड। ये जो 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट को एक मदर और एक डॉटर मिलकर रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें अपनी लाइफ के जो उनके सफरिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अपने अपने पर्सपेक्टिव से बयान कर रही है। यानी मदर जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से बयान कर रही है, जो डॉटर है वो अपने पर्सपेक्टिव से बयान कर रही है। और इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ में चाइनीज़ मदर और इनकी अमेरिकन बॉर्न डॉटर का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाया गया है। यानी जो उनके अमेरिकन बॉर्न चाइल्ड हैं वो मॉडर्निटी को शो कर रहे हैं, लेकिन जो मदर्स हैं वो चाहती हैं कि इनमें हमारे बच्चों में चाइना की नॉर्म्स, एथिक्स और कल्चर वगैरह भी शामिल हो जाए। लेकिन जो बच्चे हैं यानी लड़कियां जो हैं वो मॉडर्निटी को शो कर रही हैं, और दोनों एक दूसरे को, बच्चे माँ को, और माँ जो है वो अपने बच्चों को समझने में कासिर हैं, यानी उनको एक दूसरे की समझ नहीं आ रही सही से। ये जो नॉवल है द जॉय लक क्लब, इट आल्सो रिप्रेजेंट अ हिस्टोरिकल इवेंट। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट को शो कर रहा है।
इस नॉवल में एक चाइनीज़ वुमेन है जिसका नाम है सुयोन, जो अमेरिका आ जाती है चाइना को छोड़कर। और ये इस वक्त होता है जब चाइना को जापान इन्वेड करता है। जब सेकंड सिनो जापानीज़ वॉर हुई है, जो कि 1937 से 1945 तक लड़ी गई, और इस 8 साला जंग में जापान ने बहुत अग्रेसिवली चाइना को अटैक किया था। बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग माइग्रेट कर गए। असल में जापान अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था, और जापान ने चाइना की बहुत सी सिटीज़ को कैप्चर भी कर लिया था। जो लोग माइग्रेट कर गए, और इन्हें इन्हीं एशियन अमेरिकन्स के बारे में ये नोवेल है। और इस नोवेल में चाइनीज़ इमिग्रेंट्स और उनके अमेरिकन बोर्न चाइल्ड के दरमियान जनरेशनल अटेंशन को एक्सपोज किया गया है। यानी जो पेरेंट्स हैं वो अपनी, या हम कह सकते हैं कि मदर्स हैं, वो अपनी डॉटर्स को समझने यानी उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, क्योंकि जो डॉटर्स हैं वो मॉडर्निटी को शो कर रही हैं, उनमें अमेरिका का कल्चर, नॉर्म, एथिक्स हैं। लेकिन जो मदर्स हैं वो चाहती हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं या हमारी डॉटर्स हैं, उनमें चाइना के भी कल्चर भी हमें नज़र आए। लेकिन वो इन सब से बिल्कुल बाहर की बात है कि वो बच्चे जो उनके अमेरिकन बोर्न चाइल्ड हैं, उनमें बिल्कुल चाइना का किसी तरह का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। आई होप कि आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को पढ़ते हैं। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टोरी। जैसा कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो स्टोरी है, इसका जो सेंट्रल करैक्टर है हमारे पास, वो है यिंग यिंग का, यानी बेटी क्लेयर का। यिंग यिंग जो है वो अपनी मेंटल सफरिंग्स को दिखा रही है। इस शॉर्ट स्टोरी में हम उसकी मेंटल सफरिंग्स को देख रही हैं। इसी तरह ये सारी जो स्टोरी है उसकी साइकी पे बेस कर रही है। It is a short story about Chinese lady who passed her entire life with fears. वो हर चीज़ से खौफज़दा है, वो लोगों से खौफज़दा है। वो हम स्टोरी में देखेंगे कि वो किस तरह से अपनी हर चीज़ को मैनेज करके रखना चाहती है। वो कह रही है कि ये बैलेंस में नहीं है, यानी वो हर चीज़ से खौफज़दा है। उसको ये वाला, यानी हम कह सकते हैं उसको ये ख़तरा है कि जो मेरे साथ हो चुका है, आने वाला कल उससे ज़्यादा बदतरीन होगा। थ्रू आउट द स्टोरी हम देखते हैं कि ये जो यिंगजिंग है, ये बहुत ही हार्मलेस चीज़ों से भी डरती है, और ये अपनी बेटी को भी उन चीज़ों से अवॉइड रहने का कहती है कि आपने स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, और इस तरह की बहुत सी चीज़ों से उसको बचने के लिए कहती है। एंड दिस शॉर्ट स्टोरी आल्सो टेल्स अस अबाउट डिफ़िकल्टी ऑफ लैंग्वेज आफ्टर इमिग्रेशन। इस शॉर्ट स्टोरी में हम देखते हैं कि जो यिंगजिंग है, उनको जब वो यानी चाइना से माइग्रेट करके अमेरिका आ जाती हैं, उनको अपनी लैंग्वेज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना होता है। यिंगजिंग जो है वो चाइनीज़ बोलती हैं, लेकिन जो उसका हस्बैंड है क्लिफर्ड, वो इंग्लिश आयरिश मैन है। तो इस हिसाब से वो, इसका जो हस्बैंड है वो चाइनीज़ सीखने से इनकार कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि मोस्टली जो यिंगजिंग है वो खामोश रहती है, या वो गेस्चर्स में बात करती है अपने हस्बैंड के साथ। शुरू शुरू में तो वो गेस्चर्स में बात कर लेती है अपने हस्बैंड के साथ, या थोड़ी बहुत जो उसने इंग्लिश सीखी होती है उस हिसाब से। लेकिन हम देखते हैं कि स्टोरी के एंड तक वो बिल्कुल ही एज अ गोस्ट हो जाती है। इसके लिए गोस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है। हेयर द गोस्ट इज़ नॉट फॉर द डेड पर्सन, इट इज़ फॉर द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक फ्रीली। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यिंग इज़ अ चाइनीज़ लेडी, चाइनीज़ अमेरिकन लेडी। ये इनके साथ एक चाइना में रहते हुए एक ट्रॉमा हुआ था। शी वाज एक्सप्लॉइटेड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। इस वजह से उस इंसिडेंट ने इनको इस तरह से यानी शैटर्ड कर दिया है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है यिंग की बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी, और ये मेंटली अनफिट रहने लगी है। इसमें ये जो उसका जो अनफॉर्चुनेट किस्म का उसके साथ इंसिडेंट हुआ है, उसकी जो थॉट्स हैं वो इसके जहन में इस तरह स्टक कर गई हैं कि ये यानी बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रही अपनी लाइफ में।
और इसका जो हस्बैंड है क्लिफर्ड, वो इंग्लिश आयरिश मैन है। और इसने ये पहले चाइना में रहता था, वहाँ ये यिंग यिंग से मिला, इसको बहुत ज़्यादा सिंपथी फील हुई और वो उसको पसंद करना शुरू हो गया। उससे शादी करके वो उसको अमेरिका ले आया। वो ये पहले चाइना में रहता था और इसको अमेरिका जब ये लाया है, इसको फिर सिटीज़नशिप भी दिलाई है इसने यिंग यिंग को, और उसका नाम भी चेंज करवा दिया, यिंग यिंग से बेटी एस टी क्लियर लिखवा दिया इसने इसका नाम। लेकिन इनकी मैरिटल लाइफ जो थी वो खुश नहीं थी, क्योंकि जो चाइना की बैड मेमोरीज़ थी वो यिंग यिंग को यानी मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी कि यिंग यिंग जो है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। थ्रू एंड थ्रू हम स्टोरी में देखते हैं कि यंग यंग जो है वो हर चीज़ से डिससेटिस्फाइड है, वो किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। इनकी एक बेटी है, हर डॉटर इज़ लीना हु इज़ नरेटर आल्सो, वो ये स्टोरी नरेट कर रही है। और वो जो यिंग यिंग है वो अपनी बेटी को भी वीक बनाना चाहती है, या हम कह सकते हैं कि वो उस अपनी बेटी को इस तरह के किसी भी इंसिडेंट से बचाना चाहती है। इसलिए वो उसको स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें बहुत से फ्लैशबैक्स भी आते हैं, वहाँ पर वो अपनी बेटी को बहुत सी इंसिडेंट्स और वो स्टोरीज़ बताती है, ताकि वो अपनी बेटी को डरा सके और इन चीज़ों से अवॉइड रहने का कह सके। जो लीना है, लीनाज मदर डज़ नॉट नो इंग्लिश। जो यिंग यिंग है वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानती थी, और ये हम देख सकते हैं कि जब लीना के स्कूल से कोई लेटर वगैरह आता है तो लीना जो है उसको गलत प्रोनाउंस करके अपनी माँ को बताती थी, बिकॉज़ लीना फील्स अशेम्ड ऑफ इट, क्योंकि लीना को इस बात पे शर्मिंदगी थी कि उसकी माँ जो है वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकती है, ना ही वो कहीं जाने के इसके साथ काबिल है, क्योंकि वो अमेरिका में रह रहे थे और अमेरिका में आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो बोली जाती है। और लीना के स्कूल से जब कोई इनविटेशन कार्ड या इस तरह की कोई भी चीज़ आती तो वो उसको गलत प्रोनाउंस करती। बहुत दफ़ा जब लीना और लीना के फ़ादर और मदर दोनों बात कर रहे हैं, फ़ादर को समझ नहीं लगती थी कि वो यिंग यिंग जो है वो चाइनीज़ में क्या कह रही हैं। तो लीना जो है वो एज अ ट्रांसलेटर उनके लिए काम करती थी, और सम टाइम्स वो जो ट्रांसलेशन है वो गलत भी कर देती थी। शी एक्चुअली हेट्स हर मदर चाइनीज़ वे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो क्लिफर्ड है उसको प्रमोशन मिल जाता है। क्लिफर्ड रिसीव्स अ प्रमोशन दैट अफोर्ड्स देम अ बिगर प्लेस एंड ही क्लेम्स यिंग यिंग इज़ थ्रिल्ड। और जो क्लिफर्ड है वो कहता है, क्योंकि यिंग यिंग से तो कोई नहीं पूछता कि आप खुश हो या नहीं, वो खुद से ही कह देता है कि तुम्हारी माँ जो है, लीना को वो कह रहा है कि तुम्हारी माँ जो है वो बहुत खुश है। दे मूव टू सैन फ्रांसिस्को, और वो सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो जाते हैं। लीना बहुत खुश है, लेकिन उसकी जो मदर हैं वो खुश नहीं है। असल में जो यिंग यिंग है वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन से सेटिस्फाइड है ही नहीं, क्योंकि जो चाइना की जो बैड मेमोरीज़ हैं उनके में उसके जहन पर इस तरह के उसके इफ़ेक्ट्स हैं कि वो इसको मूव ऑन नहीं करने दे रहे। यिंग यिंग इज़ अ डिस्प्लेस्ड पर्सन। डिस्प्लेस पर्सन ये किस हिसाब से है, जब ये इमिग्रेशन करके ये माइग्रेशन करके आई है, तो इसको इमिग्रेशन के लिए भी उन्होंने इस चीज़ से साबित कर दिया कि ये सही नहीं है, यानी ये डिस्प्लेस है, ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकती। तो मिसिस क्लेयर ऑब्सेस्ड विद रेप बर्थ एंड डेथ। यिंग यिंग अवॉइड स्ट्रेंजर्स हु विल मेक हर हैव अ बेबी। हम इस शॉर्ट स्टोरी में देखते हैं कि यिंग यिंग जो है वो अपनी बेटी को इस चीज़ से अवॉइड रहने की बहुत ज़्यादा बार बार उसको ये लेसन देती है कि तुमने किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। जब लीना आगे से क्वेश्चन करती है कि अगर मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करूँगी तो क्या होगा, उसकी माँ फिर उसे कहती है कि हो सकता है कि वो तुम्हें पकड़ ले, तुम्हें बेच दे, या ऐसा कि तुम में से कोई बच्चा पैदा कर ले और फिर तुम उसको फेंक दो और तुम्हें जेल हो जाए। एट फर्स्ट लीना को ये सब बातें यानी सही नहीं लगती, उसको फ़ुज़ूल लगती हैं, उसको लगता है कि मेरी माँ ज़रा अनफिट है। लेकिन एक दफ़ा क्या होता है, जब ये सैन फ्रांसिस्को वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये अपनी माँ के साथ मार्केट जा रही होती है, और इसकी माँ ने इसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है। तो ये जब जा रही होती हैं तो ये रास्ते में एक पागल टकराता है इनके साथ, और वो इसको कह देता है कि वो आदमी जो है वो
पागल आदमी वो लीना की मदर को कह देता है, आई फाउंड यू सूजी वोंग, गर्ल ऑफ माई ड्रीम। और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, वो क्या करती है कि वो लीना का हाथ छोड़ देती है और ख़ुद को ऐसे ढांप लेती है जैसे वो नंगी खड़ी है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ से लीना को रियलाइज़ होता है कि मेरी मदर वाकई एक ट्रॉमा फेस कर रही हैं। इसके बाद क्या होता है कि सारा दिन, रेस्ट ऑफ द डे, ये उस लीना की जो मदर हैं यिंगिंग, वो शेकन रहती हैं वाइल मेकिंग ग्रोसरी, वो ग्रोसरी करते हुए भी, और सारा दिन। और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं कि मैं तुम्हारी, वो लीना को कहती हैं कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। और फिर जब वो घर चली जाती हैं तो लीना नोट करती है कि मेरी मदर जो हैं वो हर चीज़ को, यानी जो उन्होंने सेटिंग की हुई थी घर की फर्नीचर वगैरह को, दोबारा रीसेट कर रही हैं। जब उसने अपनी मदर से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, शी whispered something, things not being balanced, and I thought she meant how things look। यानी वो कह रही है कि मैंने जब अपनी माँ से पूछा है कि आप ये क्या कर रही हैं, तो कह रही हैं चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं, चीज़ें ये जो मैंने रख ली हैं इस तरह, ये इस तरह नहीं रखनी चाहिए थी। कहती पहले मुझे लगा है कि शायद वो इस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं कि ये अच्छी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे बाद में पता चला है कि वो उनके इम्बैलेंस होने पर इस तरह कर रही थी। लीना कहती है कि मैंने सारा दिन नोट किया है कि वो बार बार चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। जो वाल पर पिक्चर्स लगी हुई थी उनको उठा के दूसरी वॉल पे लगा रही हैं, और जो किचन कैबिनेट के शेल्फ़ पे पड़ी हुई थी चीज़ें उनको उठा के नीचे रख रही हैं, और इस तरह से ना चीज़ों को चेंज कर रही हैं। फिर वो कहती मैंने अपनी माँ से पूछा है, वाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। माँ ने आगे से जवाब दिया है, दिस हाउस वाज बिल्ड टू स्टीप एंड अ बैड विंड फ्रॉम द टॉप ब्लोज ऑल योर स्ट्रेंथ बैक डाउन द हिल, सो यू कैन नेवर गेट अहेड, यू आर ऑलवेज रोलिंग बैकवर्ड। लीना कहती है कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं लगी। मैंने अपने बाबा से पूछा तो मेरे जो बाबा हैं, यानी जो क्लिफर्ड है, उसने जवाब दिया, शी इज़ नेस्टिंग, यानी तुम्हारी माँ तुम्हारा यानी हमारे यहाँ एक बेबी होने वाला है, तुम्हारी मामा इस वजह से इस तरह कर रही हैं। लीना कहती है कि फिर उसके बाद मैंने अपनी मामा को देखा है चीज़ों से टकराते हुए, ऐसा कि वो ऐसा लगता था जैसे वो ये सब जानबूझ के कर रही हैं। फिर कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ है कि मुझे स्कूल से मेरे अंकल ने पिक किया है और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरी माँ के यहाँ बेटा पैदा हुआ था और वो इस तरह था कि वो स्टिल बॉर्न था, यानी मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, और उसके दिमाग का आधा हिस्सा नहीं था। और इसकी जो माँ है वो चाइनीज़ में बुड़बुड़ा रही थी कि आई ऑलरेडी न्यू इट विल हैपन, कि मैं पहले ही जानती थी कि ऐसा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो यिंगजिंग थी वो इस चीज़ पर मुत्तफिक नहीं थी कि जो मेरे साथ हो चुका है वो ज़्यादा बदतरीन है। वो इस चीज़ को लेके चल रही थी कि जो मेरे साथ होगा वो ज़्यादा बदतरीन होगा। लेकिन कहती है कि जब मेरे बाबा ने पूछा, मेरे फादर ने पूछा कि तुम्हारी मामा क्या कह रही हैं, तो कहती हैं कि मैंने उनको आगे से कहा कि वो कह रही हैं कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें मज़ीद और मुझे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और हमें घर जाकर डिनर करना चाहिए। वो घर आ जाते हैं तो उसकी माँ बिल्कुल, अब जो यिंगजिंग है, जो पहले ज़रा बोलती थी, कुछ गेस्चर से बात कर लेती है, बिल्कुल बात नहीं करती, और वो बिल्कुल अपने कमरे में ही रहती और अपने बेड पे ही लेटी रहती, और वो अब किसी से बिल्कुल बात नहीं करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो इनके अपार्टमेंट के साथ वाला जो घर है टेरिसा इनके घर आती है, और वो लीना जो है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ यानी क्यों आई हो। वो कहती है कि मेरी माँ ने आज मुझे मारा है और मुझे मार कर घर से बाहर निकाल दिया है, और मैं तुम्हारे कमरे की जो विंडो जो है खोल के, और जो चिमनी है आतिशदान, उससे कूद कर अपने कमरे में चली जाऊँगी। तो वो लीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें और नहीं मारेगी। वो कहती है कि नहीं, वो पहले तो मुझे यानी वो जब मुझे ढूंढेगी बाहर तो फिर वो घबरा जाएगी, वो मुझे नहीं मारेगी। तो लीना उस दिन देखती है, उस रात वो इंतज़ार करती है कि अब माँ उसको, उसकी माँ टेरिसा की उसको और मारेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो टेरिसा की जो मदर हैं वो आती हैं, पहले चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर बाद में वो दोनों जो लीना है वो अपनी दीवार के साथ कान लगा के सुनती है कि वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। लीना को जो टेरिसा है, टेरिसा के करैक्टर से लीना को स्ट्रगल का पता चलता है कि जो टेरिसा है, हालांकि उसको रोज़ मार पड़ती थी, लेकिन उसने ये सोचा कि जो मेरे साथ होगा अब वो बेहतर होगा। तो वो टेरिसा के साथ टेरिसा से उसको स्ट्रगल का मिला है कि उसको मोटिवेशन मिली है कि मुझे भी स्ट्रगल
करनी चाहिए, हो सकता है कि मैं अपनी माँ को इस तरह की यानी जो ट्रॉमा है उससे बाहर ला सकूं। और वो यही सोचती है कि हो सकता है कि क्योंकि दोनों की ज़बान एक है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है ये इस वजह से हो। फिर लीना जो है वो ख़ुद को इस सेट कर लेती है कि मैं अब जो अपनी माँ, मेरी माँ ने अपना यानी बनाया हुआ है, जो अपनी माइंड के गिर्द वॉल्स बनाई हुई हैं और वो सिर्फ उनकी ही बातें सुनती हैं। वी कैन से द वॉइस फ्रॉम द वॉल, कि वो जो अपने जहन से उनकी आवाज़ें आती हैं, उनके माइंड से उनकी आवाज़ें आती हैं, वो सिर्फ वही सुनती हैं, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल स्टक ऑफ होके रह गई हैं। शी जस्ट वांट टू पुल हर मदर थ्रू द वॉल ऑफ मैडनेस। वो अपनी माँ को सिर्फ इस वॉल ऑफ मैडनेस से बाहर निकालना चाहती थी। And if we talk about the themes of this short story, the first one is inability to communicate. हम देख सकते हैं कि इस short story में जो मेन थीम यही है कम्युनिकेट का, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि जो क्लिफर्ड है उसने चाइनीज़ सीखने से मना कर दिया था। इस वजह से जो जिंग है वो इंग्लिश नहीं सही बोल सकती थी, इस वजह से वो दोनों आपस में ज़्यादा बात नहीं करते थे। मदर डॉटर रिलेशनशिप दिखाया गया है, डिफ़िकल्टी विद ट्रांसलेशंस, मदर यूज स्टोरी टेलिंग, Chinese identity, power over their own destinies, sexism, sacrifice for the love. Thank you.